स्टूडेंट्स इसके बाद में हम देखते हैं एल्कोहल वाला जो लेसन हमारा है। देखो आपने हेलो एल्केन हेलो एरिन की अति महत्वपूर्ण क्रियाएं देख ली। अब हम लोग एल्कोहल वाले लेसन से अति महत्वपूर्ण क्रिया देखेंगे। देखो ये लास्ट रिवीजन है, जाते समय इसको रिवाइज करके जाइएगा। मुझे पता है फर्स्ट आपकी तैयार हो चुकी है, सेकंड भी तैयार है, लेकिन एक बार सरसरी नजर में आपको देखना रहता है ना, तो सरसरी नजर में को देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, वो मैंने बता दी थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे एल्कोहल वाले। देखो एल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एल्कोहल को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है जो है एल्कोहल की चर्चा करने से पहले काम करते हैं ईथर की चर्चा कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बार बार रिपीट होती है, इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, इसको ध्यान देके थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये हर बार रिपीट होती है। और ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछे तब ये लिखना, अगर ये नेमी रिएक्शन पूछते तब भी आपको यही लिखना, तो दो का एक पर दो काज हो जाएंगे, ठीक है। करते क्या है इसे, सोडियम एथॉक्साइड ले लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड C2H5O, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड और Na, और सोडियम एथॉक्साइड के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन कराना है। किसकी, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं C2H5I, इसको कहते हैं एथिल आयोडाइड। उल्टा लिख दिया मैंने रिएक्शन कराने, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि NaI अलग हो जाए, NaI अलग हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, ये वाला सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा जाकर के, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि C2H5। और आपको पता है कि ROR ये इधर का सूत्र होता है, यानी यहाँ पर आपको बन गया ये है एथिल, ये भी एथिल, एथिल एथिल हो गया डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल, और बीच में वो ईथर का नाम होना, ठीक है, डाई एथिल ईथर। तो आप देख पा रहे हैं कि विलियमसन संश्लेषण जो रिएक्शन होती है उसकी सहायता से हम डाई एथिल ईथर बनाते हैं, ठीक है। तो ये डाई एथिल ईथर बनाने की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, लगभग रिवीजन इसका कर लीजिए तो बार बार रिपीट होती है। अब थोड़ा सा हम आते हैं एल्कोहल की तरफ, थोड़ा सा चलेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल की अगर हम बात करें तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, हालांकि इसकी पहले भी मैं इस पर शायद वीडियो डाल चुका हूँ, बट आज फिर से आप देख लीजिए कि एल्कोहल से रिलेटेड ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक 3 पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है और इसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिला हुआ है, ल्यूकास अभिकर्मक लिक्विड होता है, ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 निर्जल, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण होता है, ठीक है, HCl का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब मेरे पास ये 3 बोतल है सपोज दैट, और इन 3 बोतलों में कुछ एल्कोहल, इन 3 बोतलों में मेरे पास एल्कोहल है सपोज दैट, इन 3 बोतलें हमारे पास, इनमें एल्कोहल भरा हुआ है, कौन सा एल्कोहल कौन सा है पता नहीं, ठीक है। मैंने इस एल्कोहल को उठाया और इसमें ल्यूकास अभिकर्मक में 2 बूंदें डाली और इसको हिलाया, तो देखा कि अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे, ध्यान रखना, अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा, यानी तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देता है, ठीक है, तुरंत गंदा गंदा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये वाला मिलाते हैं तो सपोज दैट 5 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है, अगर 5 मिनट के बाद धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है, गंधलापन उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर फिर हम इसको कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर धुंधलापन उत्पन्न ही ना हो बल्कि गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, एक ही बात है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, या कमरे का ताप, सब एक ही बात होती है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर धुंधलापन उत्पन्न ना हो बल्कि गर्म करने पर धुंधलापन उत्पन्न हो, तो वो होगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, ये तुरंत करता है, ये 5 मिनट बाद करता है, और ये करता ही नहीं है,
तो आप ध्यान देंगे ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल का तृतीयक अल्कोहल में आप भेद कैसे उत्पन्न करेंगे, या बोलेगा प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल से संबंधित ल्यूकास परीक्षण टेस्ट यानी ल्यूकास टेस्ट को आप लिखिए समझाइए। तो आपको बताना है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ल्यूकास करने के साथ में तुरंत उजलापन उत्पन्न करेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 5 मिनट बाद उत्पन्न करेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो फिर करेगा ही नहीं। ठीक, ये हो गया तो अल्कोहल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। फिर अल्कोहल बनाने की विधियां वगैरह अगर देखें एक बार, वैसे तो चांस नहीं बनते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन आएगा, बट हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ से और देख लेते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है अल्कोहल से पानी का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ अल्कोहल का निर्जलीकरण करते कैसे हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। जैसे हमारे पास C2H5OH ये एक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल अच्छे से पता है सूत्र क्या होता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हमारा यहाँ से एक H है, इसके साथ कनेक्ट होकर के एक H, ध्यान दीजिएगा, इसको H2SO4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड HSO4। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला मैटर आपका पूरा बाहर चला जाएगा। समझ बात, ये भी H2SO4 लिखा है, 2 H है नहीं यहाँ पर, ये भी H2SO4 लिखा, मैंने दूसरे तरीके से लिखा आपको समझाने के लिए। तो देखो OH और ये H कितने 2 H हो गए, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सीधे तौर पर H2O बाहर निकल जाएगा। अगर H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा HSO4 और यहाँ पर बचेगा C2H5। तो यहाँ से C2H5 और डॉट HSO4, ठीक है, ये आपका बच जाएगा HSO4। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है असली क्रमांक ये दिखाता है। अगर हम इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः उठा लें, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दें दोबारा अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल के साथ में इस अल्कोहल को उल्टा लिख देंगे C2H5, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, इसका अधिक रखना है यानी अधिक मात्रा में इसे लेना है। तो होता क्या है कि पुनः से ये वाला रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए H यहाँ से तो H2 बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, तो H2SO4। माइनस का तात्पर्य है कि ये बाहर जा रहा है, इसको आप सामने भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जगह कम इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा C2H5 बचेगा, C2H5 बचेगा, सिंगल बॉन्ड O बचेगा, C2H5 बचेगा। ये तो भैया ईथर बन गया। कौन सा ईथर? डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। तो देखिए अल्कोहल से किस तरीके से हमने डाइएथिल ईथर बना लिया। तो डाइएथिल ईथर की भी 2 विधियां हो गई, एक तो हो गया आपका विलियमसन संश्लेषण और एक ये हो गई। ठीक, दूसरी बात, इस रिएक्शन को हम कहते क्या है? इस रिएक्शन को हम कहते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण। अगर अल्कोहल का निर्जलीकरण पूछ दे तो आप कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद में अगर बात करें ल्यूकास परीक्षण भी हो जाता है आपका, ये भी हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि एमीन से अगर अल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एमीन से ध्यान दीजिए, एमीन से अल्कोहल अगर हाथ दर्द करने लगे तो आप दूसरे दे देना। ठीक है, ये मैं स्कूल से वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल चलाया आज पढ़ाने। आप लोग भी समझने का प्रयास करना, दोबारा हो जाएगा, मतलब दोबारा फिर पढ़ाएंगे इस चीज को, समझ में आएगा, आ रहा होगा ना समझ में। इतना टफ चीज नहीं है। देखो अगर हमें एथिलेमीन से बनाना है अल्कोहल बनाने की विधि बताते हैं एथिलेमीन से। ठीक है, एथिलेमीन से। अब एथिलेमीन का सूत्र होता है CH3 C2H5 और NH2, ये एथिलेमीन का सूत्र है। ठीक है, C2H5 NH2, जहां NH2 लग जाए वहां एमीन हो जाता है। रिएक्शन इसकी हम लोग कराते हैं HNO2 से, HNO2 से। देखो HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। ठीक है, ये है आपका नाइट्रस अम्ल। तो जब नाइट्रस अम्ल से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या क्या बाहर निकलेगा और क्या क्या बनेगा। देखो भैया सबसे पहले तो ये N इसके साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा N2, और N2 का मतलब जानते हो क्या होता है? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये H है, ये O कितने हैं? 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको करना क्या है कि ये H में छूट रहा है बेटा, H छूट रहा नहीं वाला, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H ले लीजिए और यहाँ से एक O ले लीजिए। कितना O? 1। तो पूरा ये वाला 2H और यहाँ से एक O क्या बन जाएगा?
H2O बन जाएगा। यहाँ एक O बच गया, यहाँ एक H बच गया, तो OH बन जाएगा। तो यहाँ पर C2H5, देखिए यहाँ से अल्कोहल बना कि नहीं बना, हम इसी को तो बना रहे एथिल अल्कोहल। तो ये एमीन से एथिल अल्कोहल बनाने की ट्रिक आपको पता चली। फिर हम बताते हैं एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, इसको एस्टरी कर देते हैं। देखो अल्कोहल का एस्टरी कर, ये भी देखो फटाफट, अल्कोहल का एस्टरी कर है नहीं, तो R-OH से लिखते हैं अल्कोहल को, अल्कोहल का एस्टरीकरण, अल्कोहल का एस्टरीकरण। यहाँ से देखिए अल्कोहल का एस्टरीकरण कैसे होता है। देखो अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग एस्टर से कराते हैं तो उसको कहा जाता है, अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो वहां पर रिएक्शन कराने को बनता है एस्टर। क्या बनता है? एस्टर। और इस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया C2H5OH, ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे COOH वाले से, CH3COOH, ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आप इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से ध्यान रखिएगा ये वाला OH और ये वाला H आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो OH और H जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? बाहर निकल गया जल, H2O निकल जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका? CH3COO, CH3COO, और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा इसमें? C2H5। ये क्या बन गया आपका? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट, ये एस्टर बन गया। ठीक है, बीच में जब C डबल होता है तो एस्टर कहा जाता है, ये एस्टर का निर्माण हो गया और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक, अब हम देखेंगे अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम करा दें C2H5OH, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि हैलोजन अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हैलो एल्केन बनेगी। कैसे? ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक H है, तो HH कितने H? 2H, तो एक O बाहर क्या निकलेगा बताइए? H2 बाहर निकल गया। अगर H2 को बेटा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर फिर बचेगा क्या? तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति रहती है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति रहती है। अब यहाँ से बचेगा C2H5 और इसकी जगह कौन ले लेगा? Cl, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl, इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? एथिल क्लोराइड, ये प्रकार का हैलो एल्केन। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप हैलो एल्केन बनाने की ट्रिक पता चल गई, साथ में जो है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी पता चल गई किसकी? अल्कोहल की। इसके बाद में जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो रिएक्शन कुछ है फिनॉल बनाने की विधियां प्राण के रासायनिक, तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिनॉल पर। ठीक है, फटाफट देखो, फिनॉल अगर बनाना है तो आप एनिलीन से भी फिनॉल बना सकते हो। एनिलीन से आपको पहले बनाना पड़ेगा BDC, एनिलीन से पहले BDC बनाना पड़ेगा है। एनिलीन से पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले BDC बनाने के यहाँ पर BDC का फॉर्मूला ये है आपका BDC, ये BDC N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो हमको करानी रहती है वो यहाँ पर जल से करानी रहती है। किससे? जल। यहाँ पर जल से रिएक्शन करवाएंगे H2O से, और उपस्थिति आपको ध्यान रखनी किसी चीज की नहीं है। रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे बनेगा, तो यहाँ से बन जाता है बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर से यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी बाहर। ठीक है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, इसको हम देख सकते हैं वैसे H और OH, H और OH। तो ये वाला जो Cl है ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से बाहर जाएगा HCl, चला गया बाहर HCl, ये N2 अलग हो जाएगा, N2 भी अलग हो गया। ठीक है, बचा के यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये सीधे सीधे OH इसके ऊपर लग जाएगा, OH ऊपर लग गया, तो ये बन गया क्या? फिनॉल। ठीक है, कितनी मस्त फिगर फिनॉल बनानी है, तो BDC से हम फिनॉल बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है भाई, बस इसके अलावा हम चाहें तो बेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं, बेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं, लेकिन आपने एक ट्रिक सीखी फिनॉल बनाने की, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम देखते हैं फिनॉल का हैलोजनीकरण। फिनॉल की रिएक्शन है, इसको कहते हैं हैलोजनीकरण। ठीक है, समझने की कोशिश करना।
हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण। वीडियो पॉज करता थोड़ा सा बस, ठीक है। फिनॉल के विभिन्न प्रकार के रासायनिक गुण, देखो इस लेसन से फिनॉल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण फिनॉल की हैलोजन से क्रिया। देखो जैसे फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम अगर करा दें हैलोजन, ये हमारा फिनॉल हो, रिएक्शन करवानी है आपको 3Br2 से, ध्यान रखना 3Br2। अब होगा क्या, 3Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पर से आर्थो पोजीशन पे मैंने बताया था यहाँ H छुपे रहते हैं, यहाँ छुपा है, यहाँ भी H छुपा है। ये जो आपके Br है यहाँ पर 6, 3 दूनी 6 होता है, 6 ब्रोमीन है यहाँ पर। ये वाला ब्रोमीन इसको लेकर चला जाएगा, ये वाला ब्रोमीन इस H को लेकर जाएगा और ये वाला ब्रोमीन इस H को लेकर जाएगा। बताइए कितने H चले जाएंगे, 3 HBr मिल जाएंगे, निकल जाएगा आपका 3HBr, ठीक है। बचेगा ये Br, 3 बचेंगे, ये वाला ब्रोमीन इसकी जगह पे जाएगा, ये वाला ब्रोमीन इसकी जगह पे आएगा, ये वाला ब्रोमीन इसकी जगह पे जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। देखिए बातचीत ना करिएगा, स्ट्रक्चर इस तरह का प्राप्त होगा। देखिए OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br। इसका नाम क्या बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे Br जुड़ा है, फिर 4 नंबर पे Br जुड़ा है, फिर 6 नंबर पे Br जुड़ा है, ठीक है। और कितने Br जुड़े हैं, 3 Br जुड़े हैं। तो इसको बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और है क्या ये फिनॉल, ये इसका नाम होता है 2, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये थी हैलोजनीकरण रिएक्शन किसकी, फिनॉल की। इसके बाद में हम देखते हैं नाइट्रीकरण, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक अम्ल बनेगा इसमें, नाइट्रीकरण में पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल लगभग हर साल पूछता है, ठीक है। और हो सकता है कि इस बार भी पूछ बैठे, तो आपको बढ़िया से देख लेना। और हम डायरेक्टली हेड ही डाल देते हैं, ये फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखिएगा फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिनॉल लिख लेना है। फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन रिंग ऊपर OH लगा देते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। बातचीत ना करो बेटा, देखिए इसको फिनॉल बोलते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन इसकी किसके साथ कराएंगे, देखिए नाइट्रीकरण रिएक्शन। नाइट्रीकरण रिएक्शन में हम लोग ना नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, इससे नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3। इसको लिखेंगे कैसे, हम एक OH के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा OH और NO हो जाएगा 2, ये भी HNO3 लिखा, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में, सादृश सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो है HNO3 हो गया, हाइड्रोजन की बात नहीं। यहाँ से ये OH अपनी जगह लगा रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक H छुपा हुआ है, ठीक है, एक H यहाँ पर छुपा हुआ है, एक H यहाँ पर छुपा हुआ है। ये जो आपका OH है ये इसको लेकर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसकी जो है 3 अणु रखने हैं, तो ज़्यादा ठीक है। इसके कितने अणु रखने हैं, 3, ध्यान रखिएगा। इसके 3 अणु रहते हैं, तो 3 OH होता है। एक OH इसको लेकर चला जाएगा, एक OH इसको लेकर चला जाएगा, एक OH इस H को लेकर चला जाएगा। तो कितने H2 निकल जाएंगे आपके कुल मिलाकर के, -3 H2O बाहर निकल, ठीक है। -3 H2O बाहर निकल जाएंगे और ये जो 3 NO2 बचेंगे अलग अलग जुड़ जाएंगे, यानी इस तरीके से
जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा NO2, यहाँ लग जाएगा NO2, यहाँ लग जाएगा NO2। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसका नाम आप रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिए 2 नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, 2, 4, 6 और ट्राई नाइट्रो किसके करेंगे, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसी को बोलते हैं साधारण भाषा में पिपरिक अम्ल, ठीक है, पिपरिक अम्ल। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये हर साल पूछा जाता है पिपरिक अम्ल, ठीक। अब इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, राइमर टीमर अक्रिया, जो हमने हेडिंग डलवाई थी आपको। उसके बाद में राइमर टीमर अक्रिया है, फिर कोल्वेर क्रिया है, फिर सैलिसिलडिहाइड पढ़ेंगे, फिर आप सैलिसिलिक अम्ल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल से फिनोल्फथलीन पढ़ेंगे। इतनी रिएक्शंस है फिनॉल से रिलेटेड, ठीक। इसके बाद ईथर से 1-2 रिएक्शंस होगी, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी से थोड़ा ज़्यादा रिएक्शंस आती है, और इसी का मैंने आपको नोट्स भी नहीं प्रोवाइड कराया, बाकी वीडियो आप देखेंगे तो ईथर का भी कुछ पढ़ा हुआ है और जो एल्डिहाइड का भी पढ़ा हुआ है, तो उधर का देख लीजिएगा वीडियो पढ़ेगा। यहाँ से देखते हैं राइमर टीमर अक्रिया, ये सब नेमिंग रिएक्शन है, इनसे क्वेश्चन फंसते हैं। राइमर टीमर अक्रिया, ठीक है। राइमर टीमर अक्रिया में क्या होता है कि हम एल्कोहल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं, तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। राइमर टीमर अक्रिया में सैलिसिलडिहाइड बनता है, तो फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड तो यही के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात आपको लेना है फिनॉल, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। फिनॉल की रिएक्शन आपको करा देनी है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 और 3KOH, ठीक है। आपको KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से ये जो 3K है, ये 3Cl को लेकर रवाना हो जाएंगे, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, एरो, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका 3KCl। तो 3KCl बाहर निकल जाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो है CH बच गया, ये फिनॉल है आपका, ठीक है। फिनॉल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, इस तरीके से C6 जो है H6 C6H5, ये भी फिनॉल का फार्मूला होता है। तो अगर इस तरह लेते तो और बेटर होता, बट इस तरह हमने इसको नहीं लिया, इसको जो है कोई टेंशन की बात वैसे है, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे सैलिसिलडिहाइड, एक सैलिसिलडिहाइड, कोल्वेर क्रिया में भी सैलिसिलडिहाइड काम करता है, सैलिसिलडिहाइड। चलो ठीक है, यहाँ से काम करना है कि इसकी रिएक्शन करंट बाद में आ जाए। यहाँ से आपका प्राप्त क्या हो जाएगा, 3KCl के बाद में आपको प्राप्त हो जाएगा 2H2, क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको सैलिसिलडिहाइड मिल जाएगा। और सैलिसिलडिहाइड का जो फार्मूला होता है C6H4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा CH2, ठीक है। ये आपका है सैलिसिलडिहाइड, ठीक है, सैलिसिलडिहाइड। इसको देख लेना अच्छे से, ये रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि राइमर टीमर अक्रिया पेपर में पूछी जाती है। आपके पास समय नहीं, चाहे इसको रट कर जाए चाहे जैसे जाए, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कोल्वेर अक्रिया। कोल्वेर अक्रिया में क्या होता है कि फिनॉल को जो है पहले रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का मॉल दिखाता है, देखिए यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड को बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है ONA, ठीक। रिएक्शन कराएंगे इसके हम CO2 के साथ। जब इसकी CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 पूरी तरीके से इसमें शामिल हो जाता है, बनता है सोडियम फेनिल कार्बोनेट, यहाँ पर C, और C के साथ में आ जाएंगे 3 O, तो ये वाले
वाला, तो इसको तो पहले लिखेंगे और COO इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम फेनिल कार्बोनेट। इसका पुनर्विन्यास होता है क्या, तो पुनर्विन्यास की वजह से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है और ये H वहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ से आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से प्राप्त होता है OH और ये आ जाता है COO, ठीक है, COO। यहाँ से क्या होगा कि हम इसका जलापटन करा देंगे। जलापटन आपको पता है H और OH, ये जलापटन होता है, ठीक है। इसका अगर आप जलापटन कराएंगे तो यहाँ से जो ये OH है ये इस Na को लेकर रवाना हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा NaOH, और NaOH बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या OH है, यहाँ पर COO और Na चलाएगा तो वहाँ पर H चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसको कहा जाता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, सैलिसिलिक अम्ल। तो आपने फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड भी देख लिया और फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल भी देख लिया। अब आपका रह जाता है फिनॉल से फिनोल्फथलीन, जो कि लास्ट है। तो चाहे तो आप इसको जिंक से क्रिया करके बेंजीन भी बना सकते हैं। और देख लीजिए फिनॉल, ये भी पूछी जा सकती है, फिनॉल की जिंक से देखो, अगर फिनॉल की जिंक से क्रिया कराएंगे तो बेंजीन बनता है, एक OH हो गया, इसकी जिंक से रिएक्शन करा देते हैं। जब इसकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो है ये जो जिंक है ये O को लेकर चला जाता है, यानी कि ZnO बाहर निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बचेगा। इसके ऊपर ये बेंजीन, ठीक है। ये पहले C6H5 रहता है, ये अंदर ही चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, समझ में आई बात। और ये हमारा क्या है, बेंजीन का समूह, ये बेंजीन का समूह। अब पूछ रहे सर वो H कहाँ गया, मैं उसे समझा देता हूँ। C6H5OH ये फिनॉल का सूत्र है, Zn हो गया, ये Zn इस O को लेकर चला जाएगा, तो ZnO वाला हो गया। यहाँ पर बचेगा क्या, C6H कितने बचेंगे 6, तो C6H6 बेंजीन का जो सूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जो है जिंक से क्रिया करा के फिनॉल की बेंजीन भी बना सकते हैं। और अब हमारे पास जो लास्ट बचता है वो है फिनॉल से फिनोल्फथलीन, जो कि 2020 के पेपर में पूछा गया, ठीक है। हो सकता है साल है, बट आपको सीख लेना चाहिए। फिनॉल से फिनोल्फथलीन, देखिए यहाँ पर आपको थैलिक एनहाइड्राइड से फिनॉल के 2 अणुओं की रिएक्शन करानी पड़ती है। यहाँ पर फिनॉल के 2 अणु ऐसे लिखेंगे हम लोग OH, और इसके जस्ट पास में एक और फिनॉल का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। नीचे वाला H हम शो करा देंगे, नीचे वाला H शो करा देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको थैलिक एनहाइड्राइड लिख देना है, जिसका फार्मूला इस तरीके से कुछ होता है। ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। यहाँ से देखेंगे कि ये वाला पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहती है, ठीक है। यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, H2O माइनस H2O। H2O के बाहर जाते ही ये आपका जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा फिनॉल के 2 टुकड़े, OH ये हो गया C, और C के साथ में ये वाला पूरा पोर्शन, इस तरीके से ये हो गया डबल बॉन्ड। ये जो आपका बना वो हो गया, इसको कहा जाता है
फिनोल्फथलीन, इसको बोला जाता है फिनोल्फथलीन। बेटा जो फिनोल्फथलीन होता है इसका यूज हम करते हैं सूचक का, एक प्रकार का सूचक है। इसकी सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। तो ये आपके लैब में भी रखा हुआ है फिनोल्फथलीन डिब्बे में, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं जाकर के, ये लैब में भी रखा है। तो इस तरीके से हमने देखा फिर हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल के काफ़ी ज़्यादा रासायनिक गुण थे और काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब ईथर की चर्चा कर लें तो ईथर के डाईथील ईथर बनाने की 2 विधियां सीख लीजिएगा और इसके रासायनिक गुण कुछ बाकी ज़्यादा नहीं। इस लेसन से मैंने जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेसन जो आपका है वो है, थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट लेसन का नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से हम देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यह चीज़ें होती है, ठीक है। तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए, इसके बाद में हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे तुरंत अभी 10 मिनट के बाद में, वो होगा एल्डिहाइड, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है।